नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां नैनीताल में सावन महीने की धार्मिक आस्था पूरे उत्साह के साथ देखने को मिल रही है। ठंडी सड़क स्थित प्रसिद्ध मां पाषाण देवी मंदिर में रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ और सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लेकर के भगवान शिव और मां पाषाण देवी का आशीर्वाद लिया। विशेष आकर्षण छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत सुंदरकांड का संगीतमय पाठ रहा है, जिसमें भक्तों को भाव विभोर कर दिया है। मंदिर के प्रमुख पुजारी जगदीश भट्ट और आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई। पाषाण देवी मंदिर का उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी के परिवार से भी गहरा जुड़ाव रहा है। सावन के इस पावन अवसर पर मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। और वहीं सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए देहरादून से प्रमुख शिव मंदिर से आज की खबर की ये खास रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार है और हम यहाँ सनातन धर्म मंदिर देहरादून में खड़े हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालु पहुँच रहे हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। और आज सावन के पहले सोमवार का जो महत्व है वो सभी के लिए है, सभी सुख समृद्धि के लिए आज भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसका महत्व और क्या है, किस रूप में पूजा होती है और किस तरीके से जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए जो श्रद्धालु है वो भगवान भोलेनाथ की आज आराधना करते हैं। शुरुआत है, आज पहला सोमवार है। सावन का कितना महत्व है, किस तरह से इसको पूजा पद्धति किस तरह से रहती है? आज जो बड़ा ही पावन पर्व है और जो पक्ष के हिसाब से मानने वालों के लिए आज जो पहला सोमवार है और जो संक्रांति से मानते हैं वो 16 तारीख से आज जो तीसरा सोमवार माना गया है। तो आज जो है बहुत ही सुबह प्रातः 4 बजे से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और जो है अभी आज जो के दिन जो है यहाँ पर शिव पुराण भी प्रारंभ हो रहा है। और जो है आज के दिन जो है अगर भोलेनाथ जी को श्रद्धा से भक्ति भाव से अगर उनको जो है जल भी और पत्र पुष्प भी अगर अर्पित किया जाए तो उससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सावन का पहला सोमवार ही नहीं, सावन के सभी सोमवार महत्वपूर्ण हैं और आज पहले सोमवार की शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। सुख समृद्धि के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। और हम देख सकते हैं कि शिवालयों में लगातार भीड़ उमड़ रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का कर रहे हैं। कैमरा पर्सन लईक के साथ आज की खबर के लिए मैं फहीम तन्हा, देहरादून। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। कांवड़ियों ने हरिद्वार से यूपी के बागपत तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें 251 फीट लंबा और 11 फीट से अधिक ऊंचा तिरंगा कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र बना रहा है। कांवड़ियों के अनुसार ये यात्रा शहीदों के लिए समर्पित है, उनके सम्मान के लिए किया गया है और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। विशाल तिरंगे के साथ निकल रही इस यात्रा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश भी देखने को मिला है। सर ये 251 फीट लंबी और तकरीबन 11 फुट से ऊंचाई है ज्यादा इसकी। हाँ जी। कहाँ से की यात्रा है? सर ये डिस्ट्रिक्ट बागपत, विलेज कुर्डी, उत्तर प्रदेश। कम तकरीबन 200 किलोमीटर के समथिंग यात्रा है हमारी। क्या ले जाने का? सर अपने देश भक्ति, अपने खून के अंदर, अपने देश के युवाओं के लिए शान है ये देश की, और ये अपने शहीदों के एक मान सम्मान की यात्रा है। समर्थन क्या था? बहुत अच्छा समर्थन है। रास्ते में उत्तराखंड पुलिस वगैरह, अपना यहाँ के लोकल शिव भक्त बहुत अच्छा है। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिला है यहाँ पर शिव भक्तों का, और यहाँ के उत्तराखंड वासियों का बहुत अच्छा प्यार है।
और वहीं हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालु डूबे नजर आए हैं। सुबह से शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। सावन के पहले दिन सोमवार का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया है। वहीं कुंवारी कन्याओं ने अच्छे जीवन साथी की कामना को लेकर के व्रत और पूजा की है। हरिद्वार के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे और पूरा वातावरण शिव भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। भोलेनाथ की ससुराल में खड़े हैं। दक्ष मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान ने राजा दक्ष को वरदान दिया था कि 1 महीना यहीं पर रहकर सृष्टि का संचालन करेंगे। तो कैलाश से भगवान यहाँ पे सृष्टि का संचालन यहीं से करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, शक्कर इत्यादि का भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो भोलेनाथ है, नाम ही उनका भोले है। 1 लोटा अगर हम जल अर्पित कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लोग सुबह 3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और जल का अभिषेक करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के दौरान एसडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया है। कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान अलग अलग घटनाओं में 7 श्रद्धालु तेज बहाव और गहरे पानी में फंस गए। घाट पर पहले से तैनात एसडीआरएफ की टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद सभी को प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध कराया गया, अस्पताल भेजा गया। एसडीआरएफ की तत्परता से 7 श्रद्धालुओं की जान बच गई है। सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने टीम के साहस और मुस्तैदी की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। और वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSC पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कथित मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की करीब 63,30,000 रुपए की चल और अचल संपत्तियों को धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। जांच में सामने आया है कि भर्ती घोटाले से अर्जित अवैध धन को बैंक खातों, कृषि आय और अन्य निवेश के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई। उधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि धामी सरकार नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल ठीक हुआ है। उनको कोर्ट में भी सजा देने का काम किया है और कोर्ट के आदेश से ही ये सारी चीजें हुई हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और सख्ताई से उसका पालन भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कृत्य करेंगे, उनकी चल अचल संपत्ति भी कुड़क होनी चाहिए, उनको सजा भी लंबे अंतराल तक मिलनी चाहिए। लगातार ऐसे लोग जो हमारे प्रदेश को नासूर की तरह शिक्षा में घुसकर उसको खत्म करने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को सजा मिलना वाजिब है। हाकम सिंह जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी जी का जो नकल विरोधी कानून है वो उनको सजा दे रहा है। और वहीं चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां रुद्रप्रयाग जिले में एक दर्दनाक हादसे में घास लेने गई महिला को गंदेरे में बहने से मौत हो गए हैं। घटना बड़मा क्षेत्र के ग्राम स्वारा के पास की है, जहां 38 वर्षीय विनीता देवी का अचानक पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ साथ डीडीआरएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद महिला का शव गदेरे से बरामद कर जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा और अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हादसा बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में बरती जाने वाली सावधानी की अहमियत को भी दर्शाता है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन सौंग बांध परियोजना का एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि परियोजना से टिहरी और देहरादून के 4 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ पुनर्वास और मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस
इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर होगी और अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे कराए जाए और साथ ही निर्माण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। आपका ये वाला एक चिफल्डी नाला ये आ रहा है। और वहीं उत्तराखंड में हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल लगातार आगे बढ़ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के हर व्यक्ति के सिर पर अपना पक्का मकान हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी संकल्प को उत्तराखंड में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पात्र परिवारों तक आवास सहित सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा है कि विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम पीएम आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर है। खबर देहरादून से है, जहां सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस मामले में विपक्ष पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सके। जोशी का कहना है कि इस तरह की राजनीति लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है और भविष्य में इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि विपक्ष इस तरह की रणनीति अपना करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं कि भाई कभी भली चीज़ भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज़ को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। भाई विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में रायपुर थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामलों में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की पहले रेकी करता था और मौका मिलते ही उन्हें चोरी कर जंगलों में छिपा देता था। इसके बाद चोरी के वाहनों को बेचने की तैयारी में था। पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में और जानकारी जुटा रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दून पुलिस की इस कार्रवाई को वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 31 तारीख को हमारे पास जो सूचना आई थी उसमें 2 स्कूटी चोरी के बारे में पता चला था। 2 अलग अलग स्थानों से स्कूटी चोरी हुई थी। इसके बाद एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात जब सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो जहां से स्कूटी उठाई गई थी वहां पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था। तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा है। तो वहाँ पर जब टीम पहुँची
कांचीपेट से चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में भी चोरी करता रहा है और इसके पास काफ़ी स्कूटी और बाइक्स है जो उसने बरामद करवाई है, जो मालदेवता के जंगलों में ले जाके छुपा देता था। उसमें 2 बाइक्स और 9 स्कूटी ये मिली है, जिसमें से कि 2 रायपुर की थी और 2 नेहरूपल्ली में मुकदमा है और 1 मुकदमा डालनवाला में है। और वहीं हरिद्वार में भगवा वस्त्र को लेकर के संसद में हुए प्रदर्शन के विरोध में साधु संतों ने नाराजगी जताई है। अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि संसद भवन एक मंदिर के समान है और वहां भगवा का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत समाज सनातन और राष्ट्र की भावना के साथ खड़ा है। अधीर कौशिक के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म के प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि भगवा के अपमान को संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद भवन एक मंदिर है और मंदिर में बैठकर भव्य का अपमान किया गया, ये बर्दाश्त के लायक नहीं। हम सनातन का ध्वज लेके चलते, हम राष्ट्र का ध्वज लेके चलते। अगर हमारे भगवे को बदनाम ये लोग करेंगे तो इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव, अब देश प्रसाद, कान खोल के सुन लो। आप जो सपना लेके घूम रहे वो सपना पूर्ण नहीं होगा। आप सनातन विरोधी हैं। आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप टोपी वालों के साथ मिले हुए हो, तो ऐसों का इलाज करना जरूरी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रपुरी महाराज जी ने जो कहा है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि सनातन का ध्वज लेके चलते। लेकिन एक कालनेमी है, इन कालनेमी को पहचानिए। उन्होंने कहा है कि कुंभ में बहिष्कार, इनका मुंह काला तो मुंह काला होगा और इनका इलाज भी विधिवत करेंगे। ये सनातनों की पुकार है। सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। और वहीं नैनीताल हल्द्वानी के हल्दिया खान मार्ग पर तेज बारिश और हवाओं के चलते चीड़ का एक विशाल पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। संयोग से उस दौरान कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत इसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत आपदा प्रबंधन, पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना देकर के राहत कार्य शुरू कराया। दीपक रावत ने यात्रियों से पेड़ के नीचे से वाहन न निकलने की अपील की है। समय रहते कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। बता रहे हैं कि ये बल्दिया खान के पास जो हमारा रूट है, इस पे एक बड़ा पेड़ गिर गया थोड़ी देर पहले और इसमें डीसीआर को और आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। और इसमें अच्छी बात यह है कि 15-16 मिनट में यहाँ पे जो हमारी टीम है आपदा की वो पहुँच गई थी। और जो आप पीछे देख रहे हैं कि जो कटर्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 मिनट में ये रास्ता खुल जाना चाहिए। और पब्लिक जो दोनों तरफ फंसी हुई है, आपसे अनुरोध है कि आप इसमें संयम बनाए रखें। और जो काठगोदाम से ऊपर आ रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि इसमें आधे घंटे के बाद आप वहां से ट्रैवल करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य संचालन केंद्र की ओर से सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि समय रहते लोगों तक मौसम संबंधित जानकारी पहुंचाई जा सके। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा, पत्थर गिरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए और ये सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। देखिए, उत्तराखंड में लगातार 1 महीने से बरसात हो रही है और आज 3 तारीख के लिए, 3 अगस्त के लिए देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। उसको देखते हुए एसीओसी के लेवल से सभी जनपदों को समुचित दिशा निर्देश दिया गया है और सभी को कहा गया है कि इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को दिक्कत कम हो सके। और जिसमें बरसात होती है उसमें ट्रेवल करने से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के दौरान पहाड़ों से सड़कों पर मलबा, पत्थर आदि गिरते रहते हैं, जिससे ट्रेवल करने वालों को और उनके वाहनों को क्षति की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिस समय बरसात हो रही हो उस समय ट्रेवल न किया जाए। उसके आगे पीछे ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है।
और वहीं मानसून के मौसम में पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी का नजारा इन दिनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बारिश और कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। पहाड़ों पर छाई धुंध के बीच मौसम सर्दियों जैसा एहसास करा रहा है। मसूरी में सावन के महीने में पर्यटकों की भीड़ भले ही कम है, लेकिन प्रकृति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश और सामान्य से नीचे तापमान के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है। कोहरे की चादर में लिपटी वादियां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित कर रही है। पर्यटकों के दिलों में बसती है। छुट्टियां होती हैं गर्मियों की तो पर्यटक तमाम मसूरी घूमने आते हैं, लेकिन इस समय मानसून है, इस समय बरसात के दिन हैं और सावन चल रहा है। सावन में किस तरीके का जो मसूरी वैली का लुक है, जो व्यू है, वो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से धुंध में मसूरी और ये धनोल्टी का इलाका धुंध में है इस समय और ये बिल्कुल अलग एक प्राकृतिक नज़ारा मिलता है। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप लोग आते हैं यहाँ घूमने या सर्दियों में आते हैं तो वो अलग होता है। बरसात का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मसूरी से ऊपर का धनोल्टी की तरफ रास्ते की तरफ और मसूरी से नीचे का हिस्सा ये यहाँ है तमाम। जो आप देख रहे हैं ये अलग एकदम लुक है और प्राकृतिक आनंद से सराबोर कर देता है। हालांकि बरसात के दिनों में और सावन के दिनों में पर्यटन बहुत कम होता है, तमाम पर्यटक नहीं आ पाते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी नहीं होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ पर्यटक यहाँ पे हैं इन नज़ारों को देखने के लिए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली नजफगढ़। तो अब आमतौर पे पर्यटक आते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, जून जुलाई तक और मई में आते हैं या सर्दियों में आते हैं दिसंबर जनवरी में। बरसात के दिनों में बहुत कम हो जाता है। हम इसलिए आए हैं, ये जो व्यू है ना इधर का, ये हम देख कर आए हैं। हमने यूट्यूब को उस पर देखा था व्यू इन दिनों का, तो ये व्यू के लिए ही हम आए हैं इधर मसूरी। बारिश बहुत मिलती है, कुछ खतरा सा भी लगता है कि बरसात में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ा सा मैंने अनुमान लगाया था, बच्चे भी कह रहे थे। पहले हमारे जाने का चहल का था प्रोग्राम, हिमाचल का, फिर हमने वहां का कैंसिल करके बारिश ज्यादा दिखा रहे थे उधर। बारिश तो इधर भी है। फिर मैंने आइडिया लगाया जैसे नीचे बारिश होती है दिल्ली में, अभी हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई जी। हाँ, तो इस वजह से फिर हम मंसूरी आ गए। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यटक यहाँ इस समय जो मानसून सीजन में आ रहे हैं, हालांकि बहुत कम तादाद है, क्योंकि बरसात में पर्यटक पहाड़ घूमने कम आते हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो आनंद ले रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर आप मानसून सीजन में मसूरी आ रहे हों या पहाड़ पे अन्य स्थानों पर जा रहे हों तो थोड़ा संभल कर तो चलिए, उसका ध्यान रखिए, लेकिन एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और लगातार पहाड़ों पर आते रहिए। मैं आज की खबर के लिए फहीम तन्हा, मसूरी से। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।